अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए जी, वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अतिश। अब हम लोग करते हैं टॉपिक 21 से स्टार्ट करते हैं। BT 101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एवोल्यूशन 1 हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं लेसन 21, यस 24 तक आएगा ना, अपलोड हुआ हुआ है, तो वहाँ तक देखते हैं हम। इसके आगे अगर हो गया तो पढ़ लेंगे, नहीं हुआ तो वेल डन। हमारे आज इस हफ्ते के टॉपिक्स बुक के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं प्री असेसमेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, और आगे चल लेते हैं। ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू हीट। आगे चलते हैं। विच इज बेस्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस 6CO2 + 6H2O से, ये वाली ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, अपनी वीडियो से सुनते हैं। टॉपिक है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। गैलापागोस आइलैंड के एग्जाम्पल से हम सभी फेमिलियर हैं। डार्विन की थ्योरी से कौन फेमिलियर नहीं है। सो द गैलापागोस आइलैंड वाज अ वोल्केनिक आइलैंड जिसका ओरिजिन ओशन की बॉटम से होता है, एंड इट इज टोटली नेकेड, जस्ट सबस्ट्रेट। इस पर कोई लाइफ की कोई भी फॉर्म उसके ओरिजिन के वक्त मौजूद नहीं थी। नो माइक्रोब, नो प्लांट, नो एनिमल। So in that case, that area was totally devoid of life. So ऐसा habitat जिसमें कि लाइफ बिल्कुल, जिसका बिल्कुल ओरिजिन रिसेंटली हुआ और वहाँ पर लाइफ की कोई भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें भी ग्रेजुअली डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, कम्युनिटीज दे मे बिगिन इन एरियाज नियरली डिवाइड ऑफ लाइफ। सो द फर्स्ट कम्युनिटी जो उस लाइफ के डिवाइड एरिया में या बिल्कुल एक न्यू सबस्ट्रेट में अपीयर होती है और खुद को एस्टैब्लिश करती है, दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड एज पायनियर कम्युनिटी। एंड दैट पायनियर कम्युनिटी, इट passes through all the steps of life, for example death, reproduction, decay, and it adds nutrients in the soil of that substrate or that habitat. With the passage of time, new species वहाँ पर arrive होना शुरू होती हैं, and nutrients are gradually dumped or accumulated in the habitat. So gradually एक life से null and void area एक लिविंग कम्युनिटी और एक लिविंग हैबिटेट में डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये टोटल प्रोसेस जिसमें कि एक जीरो लाइफ से एक वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम एस्टैब्लिश हो जाएगा, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, कम्युनिटीज एस्टैब्लिश होती हैं, सो दैट कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इट बिकम्स फंक्शनल ऑन इट्स ओन। इनिशियली जबकि ये बिल्कुल डेवलप हो रहा था और अपनी एक ट्रांजिशन फेज में था, उस ट्रांजिशन फेज में मौजूद कम्युनिटीज एनवायरमेंटल चेंजेस में आने वाले स्लाइट चेंजेस या सटल चेंजेस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब कम्युनिटीज के इंटरेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा बेहतर हो जाती है, दे बिकम मोर स्टेबल एंड देन दे डेवलप a specific tolerance range against the abiotic factors. In that case, that ecosystem becomes more stable. So initially it is unstable, more prone to the changes, but with the gradually it becomes more stable. So ये सारे successional stages, इसमें से एक ecosystem अपनी birth से लेकर अपनी flourishing की stage तक गुजरता है। Each successional stage is called as seral stage, while the entire successional sequence is called sear. Dominant life forms किसी भी सेयर में ग्रेजुअली उस एरिया में लेस फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दे आर डोमिनेटिंग, दे आर इंक्रीजिंग इन देयर ग्रोथ, इन देयर पॉपुलेशन साइज। सो रिजल्टेंटली वो वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज को मैक्सिमली यूज करना शुरू हो जाती हैं, और उसकी कंजप्शन के बाद वहाँ पर मौजूद हैबिटेट उसको सपोर्ट करने से, सस्टेन करने से रिफ्यूज कर देता है, बिकॉज इट डजंट हैव फर्दर रिसोर्सेज। रिजल्टेंटली कोई भी डोमिनेंट लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वुड डिमिनिश, इट वुड डिसअपियर, और उसकी जगह लेने के लिए दूसरी कम्युनिटीज उस इकोसिस्टम में एंटर हो जाती है। तो वो एनवायरनमेंट जो कि नेक्स्ट सक्सेसर के लिए सूटेबल है, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रीसीडिंग स्पीशीज। सो द फाइनल कम्युनिटी जो कि रिजल्ट है इन सारे सक्सेशनल चेंजेस का, दैट फाइनल कम्युनिटी इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जो हमें मुख्तलिफ इकोसिस्टम में हमारी प्लेनेट अर्थ के ऊपर फंक्शन करते हुए हमें नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गैलापागोस आइलैंड टुडे इज
climax community. Initially, it was just a bare land. So it is different from the several stages that preceded it because it can tolerate its own reactions. Climax community is more stable and it can tolerate its own reactions, which means वो सारे interactions जो कि different communities, different populations में हो रहे हैं, living और non-living component के बीच में, वो इनके सब consequences को tolerate करने के काबिल हो जाती है. And this complexity of ecosystem, it makes it more stable. Once a climax community is established, तो इसकी कोई ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा एक climax community ही established रहती है. There could be the certain catastrophical changes जो उसमें community की structure और function को completely या partially change कर सकते हैं. So considering this, हम succession को दो types में divide कर सकते हैं. First one is primary succession. ये उस वक्त होगी जैसे कि अभी गैलापागोस आइलैंड की एग्जांपल दी कि ये ओशन के बेड में से इवॉल्व होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है, इट्स अ वोल्केनिक आइलैंड्स. तो इस नल और वाइड लाइफ से नल वाइड सबस्ट्रेट में जब एक कम्युनिटी या लाइफ डेवलप होना शुरू होती है तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन. वी कुड से कि जब हम किसी कम्युनिटी एस्टैब्लिशमेंट को जीरो से किसी हैबिटेट में शुरू कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन. Secondary succession, once the communities are established, ecosystem is functional, but due to any catastrophe, for example, flood, volcanic eruption, bushfire, उसके result में वहाँ पर मौजूद community का एक part या all these communities are removed from that ecosystem. और उनकी removal के बाद life दोबारा से खुद को replenish करना शुरू करती है. तो इस second phase में जब कम्युनिटीज दोबारा से खुद को एस्टेब्लिश करना शुरू हों और मे बी कि प्रीवियस या ओल्डर स्पीशीज को नई आने वाली स्पीशीज रिप्लेस कर दें, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वी सी अ वीडियो. इन दैट वीडियो वी कुड सी द वोल्केनिक eruption. Already there is a habitat and that habitat is taken over by a volcanic eruption. So lava या magma वहाँ पर उस पूरी place को take over कर लेता है. Resultantly there is no life. अब यहाँ पर एक completely life जिसमें कि even के microorganisms और soil भी मौजूद नहीं है, ecosystem वहाँ से ये अपनी life को start करता है. So in that case, once this lava is settled and this volcanic habitat is cooled down, यहाँ पर लाइफ दोबारा से शुरू होती है या पहली ही दफा शुरू होती है. तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन. यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आना शुरू होंगे, यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे, यहाँ पर एनिमल कम्युनिटीज एंटर होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर फिर नेक्स्ट फेज में सॉइल और न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन. Secondary succession can be explained by the example of this bushfire. Millions of trees burned. Countless animals died. More than 1 million acres of peaceful wilderness were charred beyond recognition. Where beauty once blossomed, devastation and despair now dominate. Lodgepole pines remain. With one exception. The seed of the pine cone. When, and only when, the pine cone of the lodgepole pine is exposed to intense heat,
release its precious, life-giving seeds. Within days of the devastation, the seedlings had sprouted. सो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, ठीक है। हमारे रीडिंग में आज
तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास डाउनलोड करने का टाइम नहीं होता, या फिर टाइम को छोड़ें आपके पास स्पेस नहीं होती इतनी, तो आप एक ही वीडियो यूट्यूब से खोलें और उसमें सारा कुछ अगर मतलब आपका टॉपिक से रिलेटेड होगा और उसको सारे को एक बार पढ़ लें, एक बार देख लें। मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है और आगे भी होने वाला है, आई नो दैट। तो until my last paper I'm gonna use my all the videos, so मैं आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। ओके, सो हम चलते हैं आगे। ये तब तक थोड़ा टाइम ले रहा है, सही है, तब तक हो जाएगा जब तक के हम वेट कर लेते हैं। एक्चुअली ना लैपटॉप में स्पेस कम हो जाती है तो इसीलिए वो वर्किंग स्लो कर देता है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि एक बार बन जाएंगे तो फिर मैं उनको खोल कर पढ़ पाऊँगी, ठीक है। वैसे भी इसमें पढ़ने में रीडिंग करके बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रहा है, सही है। आई होप ये हो जाए डाउनलोड, अल्लाह खैर। तो हम लोग आगे चल लेते हैं। ये देखिए जो हमारा 21 टॉपिक है द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, और यहाँ पर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के बाद जो टॉपिक है वो है 22, तो वो वाला टॉपिक है हर्बीवरी। 23 पर है प्रेडेशन, 24 पर है कंपटीशन, और 25 पर है को एवोल्यूशन, ठीक है। मैंने इसकी टॉपिक रिव्यू भी बनाया हुआ है कि इसके कितने टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, आप लोग वहाँ पर वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेट आएगा स्लो हो रहा है इसीलिए वो स्लोली डाउनलोड हो रहा है, सही है। तो जब तक ये पेपर डाउनलोड होती है तब तक हम अपनी पोस्ट असेसमेंट कर लेते हैं, इसको कोर्स ले लेते हैं, ठीक है। कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज अकर व्हेन दे हैव सेम हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट नीच, सेम नीच, सेम habitat. Competition between two species occur when they have same habitat. According to an individualistic concept of community composition changes across landscape and activity and functioning as a whole unit. No species appear and disappear according to the ecological needs. Stays same through space and time. देखेंगे ये है स्पीशीज अपीयर एंड डिसअपीयर अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल नीड्स, ये हो सकता है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। द ओल्डेस्ट क्लाइमैक्स स्टेज ऑफ सक्सेशन इज shrubs, trees, lichens, herbs. ओल्डेस्ट क्लाइमैक्स स्टेज जो है वो सक्सेशन की क्या है? lichens, trees, shrubs, मेरे ख्याल में तो lichens है, ठीक है। हम आगे चल लेते हैं। OMG मेरा एक ही करेक्ट है तो हम इसको रीटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटीज स्पीशीज अपीयर एंड डिसअपीयर, इंटीग्रेटिंग एंड फंक्शनिंग एज अ होल एंड कम्युनिटी कंपोजिशन चेंजेस लैंडस्केप्स। आगे what we should show about community characters by species richness, characters by primary productivity, comprises of different species living at the same time. ये सारे के सारे दुरुस्त हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास है द ओल्डेस्ट और क्लाइमैक्स स्टेज ऑफ सक्सेशन इज, मेरे ख्याल में तो लिचेंस था, अच्छा मेरे ख्याल में वो गलत हो गया ना मेरा। shrubs, herbs,
ट्रीज हब्स लगा देते हैं। तो क्या गलत हुआ इस बार? हब्स वाला गलत हुआ। माय गुडनेस, खैर कोई बात नहीं, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, मैं ना अपने फोल्डर में से कुछ पुरानी वाली डिलीट कर देती हूँ ना फाइल्स, इसके बाद में हम शायद डाउनलोड जल्दी हो जाए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, पुरानी वाली फाइल्स डिलीट कर देती हूँ। सही है, इसको कर दिया मैंने डिलीट। अब इसको मैं मिनिमाइज कर लिया। अब मैं जो है ना इसको कॉल कर रिसाइकल बिन में से भी डिलीट करना होगा। ठीक है ना, शो नहीं हो रहा है यहाँ पर भी, लिखूँगी तो आ जाएगा। क्या ठीक हो गया। ये सारे पीपीटी जो है कर देते हैं डिलीट। यस, सही हो गया। अब हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे। आई होप अब ये अच्छे से हो जाए। इसको कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, इसको पॉज करके रिज्यूम करते हैं, शायद हो जाए। पॉज और रिज्यूम। ठीक है, अल्लाह करे हो जाए। ये तो डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा, इसको क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद वापस से डाउनलोड करके देखते हैं। ठीक है, ओके। सो जनाब, हो गई हैं डाउनलोड एटलीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह डाउनलोड हो चुकी हैं। डाउनलोड नहीं हुई और इसका था नेटवर्क है, इसको वापस से कर लेती हूँ। आई होप कि डाउनलोड हो जाए। सो लेट्स वेट फॉर इट। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को भी समझ आई है सारे मटेरियल की या नहीं। मुझे बेहतर के ऊपर आ गई है। पीपीटीज भी हो जाए, ओपन हो जाए तो फिर हम उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बार बार ये फेल हो रहा है, फिर कोई बात नहीं, एक बार तो हो ही जाएगा। ठीक है, इतना हो गया है और भी हो जाएगा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, इसको वापस से रिज्यूम कर लेते हैं। अब ये हो तो जाना चाहिए। ठीक है, यस, थैंक्स लॉर्ड। तो जनाब, हमारा वेट ज़ाया नहीं गया, हमने वेट किया और हमारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आगे, कम्युनिटी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कम्युनिटीज़ में बिगिन इन एरियाज डिवॉइड ऑफ लाइफ। द फर्स्ट कम्युनिटी टू becomes established in an area is called the pioneer community. Death, decay, new species and additional nutrients establish this community. मतलब बहुत अच्छा से इस टॉपिक की समझ आ गई। आप लोग कितनी होप आ गई होगी। Over thousands of years, nutrients accumulate, communities established, complex ecosystem becomes functional. Each successional stage is called serial stage. Entire successional sequence is called series. ठीक है, dominant life forms of a series gradually make the area less favorable for themselves due to consumption of resources, but more favorable for organisms of the next successional stage. ठीक है, the final community is the climax community. It is different from the serial stages that preceded it because it can tolerate its own reactions. ठीक है, capacity of ecosystem make it more stable. So, types of succession primary occurring in an environment in which new substrate devoid of vegetation and other organisms, usually electing soil. Secondary में हमारे पास आ गया an event reduces already established
comprises of individuals belonging to different species. ठीक है, इसके बाद हम next चले थे. Which sequence is true about use of energy? Light energy to electric energy, light energy to chemical energy, light energy to chemical energy to inorganic molecules. हाँ, light energy to chemical bond energy to organic molecules. सही. और आगे चलते हैं तो group of organisms belonging to same species. Yes. आगे चलते हैं तो देखते हैं सारे करेक्ट हैं. थैंक्स लॉट. आगे चलते हैं, अपनी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं. कम्युनिटीज के मॉड्यूल में हमने इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को मेंशन किया था. इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज एक्चुअली द इंटरेक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन द कम्युनिटी. दिस इज ओनली द वन एग्जांपल. किसी भी कम्युनिटी में दो से ज़्यादा जो डिफरेंट पॉपुलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, all these populations they have interactions with each other, and these interactions are of different types, which are called as interspecific interactions. There are different examples of these interspecific interactions, and one example is herbivory, which we are going to discuss today. So herbivory is it is a feeding strategy, और इस feeding strategy में herbivores are feeding on the plant material. Herbivores are the primary consumers. These are the animals which are using the plant material as their food source. So anatomically and physiologically, herbivores are well adapted to eating plant material. The mutualistic gut flora, for example, those bacteria which are present in their gut, they are capable of digesting the cellulose, which is the major part of plant material. And it plays an important role in any food chain and food web. फूड चेन और फूड वेब के मॉड्यूल में वी हैव सीन कि कोई भी फूड चेन और फूड वेब जब स्टार्ट होता है तो उसका जो प्राइमरी पॉइंट है उसके एवोल्यूशन का या उसके ओरिजिन पॉइंट है, दैट ओरिजिन पॉइंट इज प्रोड्यूसर्स. सो द प्रोड्यूसर एंड द नेक्स्ट फेज इज हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर्स. So these primary consumers or the herbivores and their food, which is plant, it plays an important role in sustaining of any ecosystem. Herbivory एक ऐसी feeding strategy है which could be split into further different feeding strategies, and the major strategies are grazing and browsing. So there is a group of herbivore which are grazers, and there is a group of herbivore which are browsers. Firstly, we discuss the grazers. Grazers are those animals which feed on plant material such as grasses and the soft flowering plants which are called forbs and algae. So basically they are utilizing that group of plants which belong to family Poaceae, means different grasses. But they are feeding on the plants, however they are not killing those plants. They are eating only the part of the grass, the part of the flowering plants and algae. So they are leaving rest to replenish itself and sustain the ecosystem. Deer and snails are the examples of these herbivores in this module, but there are several types of herbivores in any ecosystem. In this video, we see how a small snail, it feeds on the plant material. So they have a radula, which is called their tongue, and it's a saw-like structure, which with the help of, they cut the leaves and then they swallow these leaves by cutting it into small pieces. So this is an example of like the really small invertebrate, which is a grazer, and deer is another example, which is a large vertebrate, and it is also a grazer. Type of grazing, so the grazing could be divided into few categories. For example, graminivory. Graminivory are those that feeding strategies when the herbivores, they are feeding on primarily on grass, and they are called as true grasses because they belong to family Poaceae, which is a grass family. Horses, cattle, hippopotamus and grasshoppers are the examples of graminivores. Let's see the feeding strategy of a hippo, which is a big vertebrate, but it is a herbivore animal. Although it's really big, but its food is only the plant, and it's not killing all the plants. It's eating a part of the plant and leaving rest of the plant to regrow. Another type of grazing is coprophagy. Coprophagous herbivores, they feed on grass, forbs, leafy weeds, fruits and tree bark. And the heavy grazing, they do the heavy grazing for half an hour of the grazing period,
and then they do a half an hour of selective feeding, which means कि half an hour ये बिल्कुल like blindly feed कर रहे हैं all the plant material which is available in that habitat. लेकिन half an hour की indefinite feeding के बाद they become selective. So now they would choose and then they will eat. Coprophagy में remaining half an hour की selective feeding के बाद animals they would feed but with intervals. तो एक continuous feeding नहीं है. Continuous feeding उस half an hour के लिए है, लेकिन half an hour and then another half an hour of selective feeding and then only the feeding is in form of intervals. Coprophagous animal की एक specific characteristic ये है कि they could feed on their own or the other species soft fecal matter, because the fecal matter it contains the organic molecules as well. So instead of losing or wasting that fecal matter, they reutilize it, they eat it and they digest it and then they excrete the waste materials. Rabbit is a common example of coprophagous grazers. After grazer, the second category is the browsers. So the browsers are, as the name shows, instead of continuously grazing, they would browse, they would search for their food. So they are not feeding on just the grasses, rather they feed on non-grass plant materials. For example, leaves, soft shoots, twigs, fruits, woody plants such as the shrubs. So these animals, they browse their food and they find out these plant materials and utilize it as a food material. The examples of browsers are goats, deer, giraffe and elephants. So in this video we could see that a giraffe is not eating abruptly, like it's not eating from everywhere. It finds out its food, which is the leaf of a tree, and then it will feed on those leaves only. So it is very selective. After browsing, after selection, they would feed on plant material. But there is a disadvantage of this browsing. It could be overbrowsed. The habitat or the available plant material could be overbrowsed, which means that presence of abundance of primary productivity or plants, it would attract the herbivores to enter in that habitat and flourish there, and resultantly they would overbrowse. Example, in this image we could see the caterpillars, they have eaten the leaves of these plants. So this is example of overbrowsing, and that overbrowsing results in low productivity of native plants because there is a less predation pressure over herbivores, but there is more pressure on plants. To face the overbrowsing or to counteract the overbrowsing, plants they have a defense against herbivorous animals. So they have a tolerance range, they increase or expand their tolerance range, or the second strategy is resistance towards herbivores. In case of tolerance, they expand or they enhance their capacity to regrow and replenish after grazing or browsing. So the leaves, the remaining part of leaf shoots, they would regrow very fast and they will replenish the overconsumed plant materials. In case of resistance, plants they have either physical or mechanical defense, and that physical or mechanical defense could be in the form of thorns, hair and resins, silica deposits in the cell wall, and the resins which make the plants inedible. So these thorns and hair and resins which make them mechanically indigestible or inedible, it would save the plants from being overconsumed by herbivores. The one adaptation is the presence of silica in the cell wall of the plants. So it makes those cells or that plant material inedible for the herbivores. Resultantly, these plants they save themselves or defend themselves against herbivory. The next type of defense against the herbivory is chemical defense. In chemical defense, plants they release certain compounds, for example terpenes, phenols, alkaloids, and these compounds they give them a bitter taste. So the herbivores they don't like the taste and they leave them as such. So that's how these plants they learn, they adopt this strategy to survive and protect themselves. And other type of the chemical compounds which certain species of plants are capable of producing or synthesizing, they affect the nervous system of herbivores. So they release the compounds which resemble to nicotine or caffeine, and they affect the nervous system of the herbivores. So resultantly herbivores they don't prefer to eat those plants. So these are the defense mechanism of plants against the herbivory.
interactions occurring between two or more populations in a community is called interspecific interactions. One such interaction is herbivory. It is a feeding strategy. Animals, the primary consumers, feed on plants, primary producers. Animals have specialized bacteria colonizing their guts, which are capable of digesting cellulose due to production of cellulase enzyme. Two major subtypes of herbivore animals based on their feeding herbivores are grazers and browsers. Grazers are the animals who feed on grasses and soft plant bodies along with algae. In this way, plants are not killed. For example, snail and deer. Okay. Types of grazing are graminivory. As name indicates, the animals belonging to this group feed on grasses. Examples are horse, cattle, hippopotamus, grasshopper. ठीक है. Coprophagy, feeding on grass, hops, leafy weight, fruits and tree barks. These animals feed heavily for the first half hour of feeding, and in the later half hour they feed selectively. Later on these animals feed at intervals. They also feed on their own or other animals fecal matter as well. Examples are rabbits. ठीक है. Browsers are these animals do not eat every plant material they find. Rather, they have an appetite for non-grass plant materials like leaves, offshoots, twigs, roots, fruit, woody plants, etc., such as shrubs. Examples are goat, deer, giraffe, elephant. Overbrowsing might result in a pressure on the producers of the ecosystem by causing reduction in the productivity levels of the native plants of the ecosystem. ठीक है. In order to minimize the effects of herbivory, plants have also adopted different tolerance and resistance strategies. Tolerance strategies include ability to regrow rapidly after grazing. The resistance strategies include physical, mechanical differences like development of thorns, hair resins, silica deposit in the cell walls, etc. Chemical differences include production of different phytochemicals, terpenes, phenols, alkaloids. These give a better taste to plants. Some other such phytochemicals affect nervous system of the herbivorous animals. In this lesson, the students will learn about herbivory and its types. ठीक है. Effects of herbivory on ecosystem defense against herbivory. ठीक होगा. लग गया हमें समझ. चलते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ. आई होप कि जल्दी से डाउनलोड हो जाए. ओके, एज़ यूजुअल ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम चलते हैं अगले स्टेप पर. हमारा अगला स्टेप होता है पोस्ट असेसमेंट का. पोस्ट असेसमेंट कर लेते हैं हम तब तक. ठीक है. स्टार्ट क्विज. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ डेजर्ट इज़ 90 grams. ठीक है, आगे चल लेते हैं. फिक्स्ड एनर्जी इज़ यूज्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर ग्रोथ, रेस्पिरेशन. ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. मेंटेनेंस, रेस्पिरेशन, रिजर्व रेस्पिरेशन और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है, आगे चल लेते हैं. डिक्लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी इन अ फूड चेन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ ट्रॉपिक चेन्स एंड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल कार्निवर्स, number and body functions of top level carnivores. Decline of chemical bond energy in a food chain. अच्छा, energy needs of individuals at each trophic level, body functions of organisms. ये हो सकता है बॉडी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. चलते हैं हम आगे. हमारा कौन सा डिक्लाइन वाला गलत है. ठीक है, कंप्लीट
रीटेक कर लेते हैं, रीटेक करना पड़ेगा सर पे देखो। फूड वेब डायनेमिक्स इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ स्पीशीज, प्रोपोर्शन ऑफ बेसल एंड टॉप स्पीशीज, नंबर ऑफ लिंक्स एंड फूड वेब, ये ऑल आर करेक्ट। आगे चल लेते हैं जनाब। फिक्स्ड एनर्जी इज यूज बाय प्लांट प्रोड्यूसर्स फॉर ग्रोथ, रिसर्च, मेंटेनेंस, रिपेरेशन एंड ऑल ऑफ दिस करेक्ट। उसके बाद a trophic cascade in which primary producer controls the increase or decrease of energy in higher trophic levels is known as bottom up cascade. Yes, all are correct, thanks lord। इसको कर लेते हैं पॉज, पॉज के बाद में इसको कर लेते हैं रिज्यूम। लेट्स सी, बहुत टाइम ले रहा है तो दोबारा से इसको रिमूव करेंगे। बिल्कुल भी बहुत स्लो काम कर रहा है ये। इसको कर देती हूँ मैं क्रॉस। ये देखिए ज़रा भी हिल ना अपनी जगह से। ठीक है, हम हमारे बोनस पॉइंट के अलावा तो मुझे समझ में नहीं आती कंप्लीट। ये नहीं है कि सिर्फ किसी को पढ़ के समझ आएगी, नहीं, सारे स्टेप्स करो तो फिर वो एक टॉपिक कवर होता है। हो जाएगा डाउनलोड। हम ऐसा करते हैं, अगला टॉपिक कर लेते हैं, तब तक इस टॉपिक की जो लेक्चर है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। ये तो हो गया ना टॉपिक नंबर 23। इसके प्लीज असेसमेंट है, वीडियो है, रीडिंग है। टेक कर लेते हैं क्विज। सल्फर ऑक्सीडाइजर्स एंड रिड्यूसर्स आर एग्जांपल्स ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है, नेक्स्ट कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस आर द टू प्रोसेसेस यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद विच सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट यूज ऑफ एनर्जी। ये है लाइट एनर्जी टू हीट। ये ले रहा है टाइम। ठीक है, तो वो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो वो इसीलिए गलत हुआ है। चलिए क्रॉस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चले थे हम लोग, हम अपनी वीडियो देख लेते हैं तब तक। टॉपिक है predation। Like herbivory, predation is another type of interspecific interaction. But opposite to herbivory, where those animals which are eating plants but they don't kill them, opposite to it, predation is a strategy in which one animal kills and eats the other animal. So that animal which is a killer, that is called as predator, but the other animal which is the food of the predator, it is called the prey. So this predator-prey relationship is a very interesting interspecific interaction in any environment. Predators, they have two type of strategies to catch their prey. Either they are actively searching for the prey, or they are just sitting and wait until the prey approaches itself. So there are different examples. Many invertebrates, for example, different types of insects, and there are jellyfishes, and there are vertebrates, for example, lions, leopards. They are examples of this predator-prey relationship in environment. To understand the example of an invertebrate and vertebrate predator and prey relationship, we watch this video.
In this video, we could see the attack of a spider on a small invertebrate insect. The other example is the crocodile. This is example of a sit and wait strategy of predation. So crocodiles, they just hide themselves silently under the water. They wait for their prey, and it suddenly attacks. Predation is in a form of four different stages. So this is the process which can be divided into 4 steps. First is called search, second is assessment, third is pursuit, and fourth is handling. So all these 3 stages, they make a foraging cycle. So this foraging cycle, it involves the feeding. Predators, they should search for the food, it should pursue the food, and then at the last stage it should kill its prey. तो अब हम देखते हैं one by one इन सारी stages को study करते हैं. So the first stage is the search. Search में predators 2 तरह की strategies जो है उसको follow करते हैं. Sit and wait method, जिसको भी इसी वीडियो में आपने crocodile की example में देखा है. ये strategy उस वक्त suitable है अगर prey बहुत abundance में है, उसका population size जो है वो large है and the prey is mobile. For example, in that video we saw the crocodile is attacking the buffaloes. So the buffaloes, they are mobile, therefore there is probability that they will approach the predator themselves during their normal routine of activity. इस मोड ऑफ इस फॉरेजिंग साइकिल की इस स्ट्रेटजी से जो बेनिफिट प्रेडेटर को हासिल होता है वो ये कि वो अपनी एनर्जी को सर्चिंग के प्रोसेस में कंज्यूम नहीं कर रहा होगा. दे आर जस्ट सिटिंग एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर प्रे. So they are saving a large amount of energy which can be consumed in the process of searching. There are different many animals, they are following the sit and wait method. Mostly aquatic invertebrates, they follow this strategy. Invertebrates, crocodile is an example. So there are few other examples too, like spiders, aquatic invertebrates, praying mantises, and many others. Active foraging is another strategy of searching. In this case, predator have to search even sometimes for long distances and hours over the time. So in active foraging के लिए जो उसको एक challenge एक predator को face करना पड़ता है वो ये कि prey की population size या तो बहुत कम होता है and prey population is sparsely distributed और the prey is sedentary. तो बिकॉज प्रे खुद से ही इतना मोबाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा, तो प्रेडेटर को ही सर्च करनी पड़ती है और उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ पर इनके पॉपुलेशन पैचेस हैं. और इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसको काफ़ी एनर्जी स्पेंड करना पड़ती है. तो इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी प्रेडेटर इज लुकिंग फॉर दैट टाइप ऑफ प्रे विच कैन प्रोवाइड इट that energy which he already has lost in the process of searching. So there are several examples of active foraging as well. For example, sharks and sunfishes. There are so many insectivorous birds which search for hours to find their prey. In this image, we could see that there is a group of sharks, and these sharks, they might have traveled long distances, even in kilometers, to find this school of fishes to be consumed as their prey. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों स्ट्रेटजीज के बीच में स्विचिंग कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल प्लोवर्स, क्रैपीफिश, शोर बर्ड्स, दे स्विच बिटवीन सिट एंड वेट स्ट्रेटजी एंड एक्टिव परसूट और द सर्च, द एक्टिव फॉरेजिंग स्ट्रेटजी. इट डिपेंड्स कि वो एक से ज़्यादा टाइप के प्रे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. सम प्रे कुड बी स्मॉलर इन पॉपुलेशन साइज, सम आर लार्जर इन पॉपुलेशन साइज. सो वट एवर इज अवेलेबल एट दैट टाइम इन हैबिटेट इन अबंडेंस, उसके अकॉर्डिंग या अपनी फीडिंग स्ट्रैटेजी या फॉरेजिंग साइकिल की स्ट्रैटेजी जो होगी उसको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं कि वेदर दे शुड एक्टिवली परसूट, एक्टिवली सर्च फॉर द फूड, और दे जस्ट शुड सिट एंड वेट फॉर देयर प्रे. सो प्रे डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी हैबिटेट में मोस्टली इट इज क्लम्प्ड. तो बिकॉज दे आर लिविंग इन फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन, सो दीज पॉपुलेशंस और द ग्रुप्स, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पैचेस. Predators, they look for or they search for these patches in that habitat. और इन patches को search करते हुए they might have traveled long distances. For example, in case of albatross, they make foraging flight within the prey range
और इस प्रे रेंज का एरिया 700 से लेकर 3000 किलोमीटर तक हो सकता है, विच मीन्स कि 700 से लेकर 3000 किलोमीटर के एरिया में इनके प्रे की पॉपुलेशन क्लम्प फॉर्म में मौजूद होंगी. एंड अल्बाट्रोस दे हैव टू फ्लाई फॉर दीज लॉन्ग आवर्स एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस ताकि वो उस पैच को ढूंढ सकें विच दे नीड टू बी कंज्यूम्ड. सो दैट्स वाई एक्टिव सर्चिंग, एक्टिव फॉरेजिंग एक काफी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है एज कम्पेयर टू सिट एंड वेट. सेकेंड स्टेज इज असेसमेंट. सो इन द सर्चिंग स्टेज predator has found the prey, but the next step is he needs to assess it, whether it should be killed or they should keep searching. ये डिसीजन मोस्टली कॉस्ट एंड बेनिफिट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किया जाता है, बिकॉज प्रेडेटर ने बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम की है. अगर वो एक्टिव सर्चिंग कर रहा है तो ऑलरेडी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, तो वो प्रिफर नहीं करेंगे कि वो किसी ऐसे प्रेडेटर को कैप्चर करने पे फर्दर एनर्जी स्पेंड करें जिससे उनको इन रिटर्न प्रोटीन इनटेक ही बहुत कम हो. सो दे वुड प्रिफर टू फाइंड अ सूटेबल प्रे. अगर वो बहुत स्मॉल है तो इट डजंट वर्थ स्पेंडिंग मोर एनर्जी. सो दे विल कीप सर्चिंग until they found a suitable size of their prey which can provide it or at least balance it that energy which they have already spent in the process of searching. So assessment के बाद next stage is capturing. So once they have assessed कि this prey is suitable for them and they should kill it, तो उसमें कैप्चरिंग के लिए जो स्ट्रैटेजीज ये फॉलो करते हैं, द फर्स्ट वन इज द परसूट प्रेडेशन. प्रेडेटर की भी फीडिंग स्ट्रैटेजीज हैं तो प्रे की भी तो फीडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो भी इतनी आसानी से कैप्चर नहीं हो पाएगा. तो वंस द प्रेडेटर दे अटैक द प्रे विल रन फॉर इट्स लाइफ और प्रेडेटर विल हैव टू एक्टिवली चेज द फ्लीइंग प्रे. इन दिस इमेज वी कुड सी द लायन इज अटैकिंग अ ज़ेब्रा. So the zebra is fleeing and that lion is chasing it to capture it eventually. Ambush is another strategy. ये sit and wait की strategy को जो animals follow करते हैं, mostly they are ambush attackers. So they are just hiding themselves, they are sitting, they are waiting, और once the prey is approaching them, तो वो उसका assessment कर लेते हैं कि उसे कि किस तरीके से उस prey की direction of movement है, उसकी speed क्या है. So they will attack according to those assessment. Or that assessment, after that assessment, that attack would be very sudden. It would be just an ambush strike. For example, snakes, they would attack their prey and that would be an ambush strike. Another example of a strategy of capture is ballistic interception. ये एक ballistic movement, ballistic motion के principle को follow करता है because the prey is already moving or the predator is waiting for that prey. In that case, predator observes the movement of prey. They predicts its motion, the speed, velocity, and direction of the motion. So they work out कि उसका एक interception path क्या होगा, कि अगर prey अपनी इस motion को continue रखता है और एक trajectory बनती है उस prey की movement की, तो उस trajectory के किस point पर predator को attack करना होगा कि वो उस moving prey को catch कर सके. So that's how they work out that interception path, और वो उस prey पर उसी interception path पर या उसकी जो trajectory है उस पर attack करते हैं. The example is chameleon in this image. तो chameleon अपने टंग को यूज करता है which is very flexible and protrusible. वो insect को catch करने के लिए अपनी टंग से first it will assess the trajectory and then it would attack that insect. Capture के बाद अगली जो stage है which is the last stage of foraging cycle, that is handling. Now the prey is captured, but the prey has its own strategy, its defense mechanism against the predators. For example, कुछ ऐसे animals हैं which have very sharp bones, they have spines, they have venom glands, poison glands, या उनकी skin जो होती है वो बहुत mechanically tough skin होती है. In that case, अगर predator उसको बगैर किसी strategy के ही उसको feed करना शुरू करता है, तो these spines and these poison glands could harm the predator even after the death of the prey. So they have to be very careful और उसको carefully handle करने की जरूरत होती है. तो mostly the predators they tear their prey apart. For example, catfish is the one type of the prey which have very sharp spines. So those predators which are feeding on catfish, they must be very careful. They should open or tear apart that catfish prey very carefully ताकि वो उसकी spine से, उसकी sharp bone से खुद को बचा के रख सके.
फोरेजिंग साइकिल के साथ प्रेडेशन की कुछ और भी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसको कि एनिमल्स अपनी प्रे कैप्चरिंग के लिए फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच आर सॉलिटरी प्रेडेटर्स. वो सिर्फ एक सिंगल एनिमल अपनी ये सारा फोरेजिंग साइकिल जो है उससे कंप्लीट करते हैं. इसके कॉमन एग्जांपल है हॉक्स जो हैं वो अकेले ही या सॉलिटरली प्रे सर्चिंग करती हैं और प्रे कैप्चरिंग करते हैं. बट ऑन द अदर साइड देयर आर स्पीशीज व्हिच find their prey in form of the groups. For example, there are wolves, hyenas, lions. They all work in a form of a team or a group. तो वो foraging cycle की सारे steps जो होंगे उसको एक group की form में complete करते हैं. Predation strategies के साथ साथ there are physical adaptations in predators as well, ताकि उनकी predation capacity और उनकी powers जो हैं वो improve हो सकें. So the few physical adaptations are these animals they have better vision ताकि वो अपने prey को अच्छे तरीके से locate कर सके. Even they can locate it from a very long distance. Their olfaction is very good. They could smell the pheromones. They could smell the body scents of their prey. Auditory scales they could locate even like very smaller herds में जो frequencies generate कर रहा होता है कोई भी prey उसकी जो movement है किसी insect की जो movement है उसका prey उस insect की movement से जो vibration और sound generate होती है उसको capture करने की ability रखता है. Other than it, predators they have claws to catch their prey. They have sharp teeth to tear them apart, and then there are the birds who have which have longer beaks to catch their prey, which is the fish. For example, the herons. इसके अलावा venom is another strategy, is a physiological adaptation. For example, in snakes they use their venom, their poison to toxicate their prey to make it paralyze and consume it easily. So friends, my next topic जो है topic number 23 उसकी जो है ना complete हो गई है वीडियो. अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, उसके रीडिंग के स्टेप पे. ठीक है, इसके हैंडआउट शीट कर लेते हैं जब तक कि हमारी पीपीटीज डाउनलोड होती है. इसकी पीपीटी डाउनलोड पर लगा देते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो जैसे ही जो डाउनलोड हो जाएगी तो उसको हम कर लेंगे. ठीक है, तो जनाब हमारे ना लेक्चर नंबर 22 की पीपीटीज जो डाउनलोड हो गई हैं उसे अभी सब्र करते हैं, उसको वेट करवाते हैं. ठीक है, ये वाला हम पढ़ लेंगे उसके बाद फिर करते हैं. ठीक है, प्रेडेटर इज सेकंड टाइप ऑफ interspecific interaction in which one animal predator feeds on another animal or prey by killing it. Predator either actively search for their prey or sit and wait for their prey come near them. ठीक है, predation is common in both vertebrates such as lions, wolves, hogs, etc. and invertebrates, jellyfish and insects. ठीक है, predators follow a 4-step foraging cycle which includes search. Predators have two strategies for searching their prey. They sit and wait when the prey is abundant and mobile. This helps in conserving energy. For example, crocodile and spiders. Some predators choose to actively forage or search for their prey instead of sitting around and waiting. It is adopted when prey is either sedentary or sparsely distributed. ठीक है, this requires more energy. For example, sharks, hawks, wolves, etc. There are some predators which use both of the strategies.
alone while later one hunt in groups, ठीक है। उसके बाद speed hard shells, protection of poisons etc. which hunt in groups. Preys have evolved anti-predation strategies which pose obstacles for predators to capture and consume them. These strategies offer protection to prey against predators such as fast speed, hard shells, production of poisons, etc. Successful predator is capable of overcoming such anti-predation strategies. ठीक है। So in this lesson, the student will learn about predation, steps of foraging cycle, predation strategies. सही हो गया। इसकी जो PPTs हैं वो डाउनलोड हो रही है 23 की। अब हम लोग जो है ना 22 जो लेक्चर है उसकी PPTs पढ़ लेते हैं। इसके हमने पोस्ट असेसमेंट भी कर ली है, ठीक है, बस इसकी PPTs रहती हैं तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है हर्बीवरी, लेक्चर 22 हर्बीवरी, ठीक है। स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन में हर्बीवरी कंज्यूमर्स ऑफ प्लांट्स anatomically and physiologically adapted to eating plant material, mutualistic gut flora, for example cellulose digesting bacteria, important role in food chain, ठीक है। different feeding strategies, major strategies, grazers feed on plants such as grasses, soft flowering plants, herbs and algae. Plants are not killed, examples are deer and snails। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन पे स्नेल आ गए, ये हमने वीडियो देखी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेमिनिवरी feeding plants, feeding primarily on grass, specifically true grasses and family policies, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर horses, cattle, hippopotamus and grasshopper, ठीक हो गया। और ये हिप्पोपोटामस है। उसके बाद में हमारे पास आ गया हर्बीवरी टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग, कोप्रोफेगी, ठीक है। Feeding on grass forbs, leafy weeds, fruits, tree bark, heavy grazing for half an hour of grazing period, followed by half an hour of selective feeding, ठीक है। Herbivory types of grazing, type coprophagy, इसमें later feeding in intervals, eat their or other species, soft feces, psychotrophs मतलब rabbit for example, ठीक है। Browsers are feed on non-grass plant material, leaves, soft shoots, twigs, fruits, woody plants such as shrubs, and examples are goats, deer, giraffe, elephants, ओके डन हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास हर्बीवरी में ब्राउजर्स में ओवर ब्राउजिंग, रिडक्शन ऑफ हर्बीवर्स और लो प्रोडक्टिविटी ऑफ नेटिव प्लांट्स, लेस प्रेडेशन प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवरी, टॉलरेंस, रेजिस्टेंस, फिजिकल और मैकेनिकल डिफेंस, थॉर्न्स, हेयर, रेजिन्स, सिलिका डिपॉजिट्स इन सेल वॉल, रेजिन्स मेक प्लांट इंडेडिबल, ठीक है। केमिकल डिफेंस, ठीक हो गया। चलिए तो हमारा ये वाला टॉपिक तो हो गया डन। 22 और 23 की जो है ना स्लाइड्स अभी तक वो डाउनलोड की हुई कंप्लीट, अभी हो जाएगी डाउनलोड, ठीक है। हम इसकी 23rd टॉपिक नंबर 20 की प्रिडिक्शन की ना पोस्ट असेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट क्विज। इन सीरियल community is dash stage of ecological succession. Climax, none of these, intermediate, pioneer कह सकते हैं या फिर intermediate कह सकते हैं, नहीं climax कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या सही होता है। dash are the physical adaptation for predation, olfaction, auditory skills, better vision, all options are correct। कहा जाए तो dash feed on their other species faces, dash feed on their or other species faces, तो ये है psychotrophs, ठीक है। अब हमारे पास सीरियल कम्युनिटी वाला गलत हो गया, देखा यही गलत होना फिर ये गलत हुआ। चलें जी, अब हमारा हम लोग ऐसा करते हैं, पुराने टॉपिक पिछले वाला टॉपिक है ना हमारा हर्बीवरी, वो वाला डन हो गया था, तो उसके ऊपर हम
डन लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने इसकी एक्टिविटीज़ भी पढ़ ली, बोनस पॉइंट इसका कंप्लीट हो गया, तो इसको डन लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नंबर 23 प्रेडेशन। इसकी जो है ना हमारे पास रीडिंग में बोनस पॉइंट रहता है, बाकी हमने सब इसका रीड कर लिया। अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी डाउनलोड हो रहा है लेक्चर नंबर 23 एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइम भी देखें 5 हो गए हैं, सही है। हम चलते हैं, हम ऐसा करते हैं कि टॉपिक नंबर 4 को तब तक वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ तक ये PPTs वाला काम है, ठीक है। अब वो प्री असेसमेंट इसके ले लेते हैं, जिस स्टेप पर भी ये डाउनलोड हो गया हम फ़ौरन से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर इस टॉपिक को डन कर देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कार्निवर्स इज़ मोर एफिशिएंट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसको कर देते हैं फीडिंग स्ट्रेटजी ऑफ टर्माइट्स ज़ाइलोफेजेस। वुड को खाती है टर्माइट। हीट इज़ रेडिएटेड इनटू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, सही हो गया। उसके बाद फिर कम्युनिटी कंप्राइजेज ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिट डिफरेंट स्पीशीज, ओके। चलो इसको वापस से रिविजन कर देते हैं और अब इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको कर देते हैं हम क्रॉस। हमारा आगे मेरे ख्याल में तो ये हमारी स्लाइड भी हो गई है। चलें सबसे पहले ना इसको पढ़ लेते हैं, लेक्चर 23 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रेडेशन, वन एनिमल किल्स एंड ईट्स अनदर एनिमल, वन इज प्रेडेटर एंड अदर इज प्रे, एक्टिवली सर्च फॉर प्रे और सिट एंड वेट। एग्जाम्पल्स आर इनवर्टिब्रेट्स सच एज जेलीफिश एंड इंसेक्ट वर्टिब्रेट्स सच एज लायंस, ठीक है। उसके बाद ये हमने वीडियो देखी, मैंने दिखाई। और उसके बाद फिर हमारे पास है प्रेडेशन, टू फीड अ प्रेडेटर must search for, pursue and kill its prey. These stages form a foraging cycle: search, assessment, capture, handling, ठीक हो गया। वन इज सर्च, सेकंड इज असेस, थर्ड इज परस्यू, फोर्थ इज हैंडल, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगला foraging cycle। सर्च में क्या होता है, सिट एंड वेट मेथड सूटेबल इफ द प्रे आर डेंस एंड मोबाइल, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल्स आर क्रोकोडाइल, स्पाइडर्स, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, प्रेइंग मैंटिसेस, ठीक है। सर्च वाला जो है मेथड उसमें है एक्टिव फोरेजिंग व्हेन प्रे इज सेडेंटरी और स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सपेंड्स मोर एनर्जी। एग्जाम्पल्स आर शार्क्स, सनफिश, इंसेक्टिवर्स, बर्ड्स, ठीक है। इसके बाद फोरेजिंग साइकिल में some switch between active foraging and sit and wait method, ठीक है। Examples are plovers, shore birds, crayfish fish, and prey distributions are often clumped in form of patches, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे predators respond by looking for patches. Albatross make foraging flights within the prey range of 700 to 3000 kilometers, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया फोरेजिंग साइकिल। असेसमेंट, डिसाइड टू किल और कीप सर्चिंग, डिसीजन डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, एंड टू स्मॉल प्रे डज नॉट वर्थ स्पेंडिंग एनर्जी इन कैप्चर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया फोरेजिंग साइकिल। कैप्चर, कैप्चर में आ गया परस्यूट, प्रेडेशन, ठीक है। परस्यूट, प्रेडेशन, इसमें आ गया है एक्टिवली चेजिंग, फ्लीइंग प्रे, ठीक है। एम्बुश में sudden strike on nearby prey, adjust its attack according to how the prey is moving, ठीक है। कैप्चर में आ गया है बैलिस्टिक इंटरसेप्शन, ठीक है। प्रेडेटर ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ अ प्रे, प्रेडिक्ट्स इट्स मोशन, वर्क्स आउट एन इंटरसेप्शन पाथ, अटैक्स द प्रे ऑन दैट पाथ, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग, प्रे कैन बी डेंजरस, शार्प एंड पॉइजनस स्पाइंस, should be handled carefully. Mostly predators tear the prey apart. Catfish is an example. Predation strategies: solitary predation, hawks for example, and group predation, for example wolves, hyenas. Physical adaptations: better vision, olfaction and auditory skills, claws, sharp teeth, beaks, venom. ओके जी, डन हो गया हमारा 23rd टॉपिक प्रेडेशन इज़ डन। अब हम उस पर जाकर डन लिख लेते हैं यहाँ पर, डन।
किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सी कम्युनिटीज सर्वाइव कर रही होती हैं एंड ईच कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ मैनी पॉपुलेशंस एंड ईच पॉपुलेशन बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर स्पीशी। अब ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि उस एक एनवायरनमेंट में एक इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहे हैं इन सेम स्पेस एंड टाइम, they are competing for all the available resources in that environment. They are competing for the space. So these resources जिनके लिए इन एनिमल्स ये compete कर रहे होते हैं, उसमें उस फूड है, उसमें उसकी स्पेस हो सकती है, वाटर है, लाइट है, and there could be competition for mates as well. So that competition is an important inter-specific interaction in any environment जो वहाँ उस इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटरमिन करता है। तो इस कंपटीशन को कुछ दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड सेकंड इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन वो टाइप का कंपटीशन है व्हेन द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी दे आर कंपीटिंग फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल इस इमेज में डियर दे आर कंपीटिंग फॉर द टेरिटरी। वो यहाँ पे एक स्पेस के लिए सेम स्पीशी के दो मेंबर्स के बीच में एक कंपटीशन है और दिस इज अ डायरेक्ट कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दैट इज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज present in the same habitat, maybe occupying the same niche. Like here we could see that lion and hyena, they are competing for same type of food available in that habitat. So both these interspecific and interspecific competition, they are important in food webs and food chains. So first we study intraspecific competition, which is between the members of same species in that environment. So यहाँ पर competition जो है वो ज़्यादा tough इस sense में होता है because they belong to same species, so they have the same choice of resources available in that habitat. They feed on same type of food, they have same number of mates, they need the same ecological space in that habitat, so they are competing for same or similar resources. But resources in any ecosystem, they are limited. We know कि जब भी कोई पॉपुलेशन साइज ग्रो कर रहा होता है, चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज का है चाहे वो सेम स्पीशीज का है, तो दे आर ग्रोइंग, दे आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट इकोसिस्टम, दैट एनवायरनमेंट, एंड देन दे रीच द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एनवायरनमेंट। और उस कैरिंग कैपेसिटी के बाद उनकी फर्दर ग्रोथ जो होगी वो इधर वो स्टेबल हो जाती है या फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में जो पॉपुलेशंस compete कर रही हैं, दे फॉलो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व व्हिच वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड। इस कंपटीशन का रिजल्ट ये निकलता है कि एनिमल्स या पर्टिकुलर स्पीशी की जो पॉपुलेशन है उसकी फिटनेस उस एनवायरनमेंट में रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और इस फिटनेस की रिडक्शन दैट इज नॉट गुड फॉर ऑल द मेंबर्स बिकॉज दे आर बिकमिंग वीक और नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो उसमें से वीक इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट कर सकता है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को हम फर्दर उसमें दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डायरेक्ट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन it results in direct fighting of the animals. They could steal the food of each other, belonging to each other, and there could be the ritualistic combats. Ritualistic combats का मतलब ये होता है कि वहाँ पर there could be a direct fight for the territory, there could be direct fight for food and availability of mates. Resultantly, इस direct combats के result में जो stronger individuals हैं, they would expel the weaker individuals from their habitat, and they will have to find another habitat जहाँ पर resources जो हैं वो उनके लिए बेहतर हो. But this expulsion could be dangerous for them because they are new in another habitat. They don't know where the food is. They are not familiar with the predators in that habitat. तो there is possibility कि ये population जो अपने previous habitat से expel हो गई है उसकी elimination ही हो जाए. In this video, we would see the example of a direct combat for the territory. So one of the male lion is approaching the territory of another male. So it will be identified by the other male.
which will not tolerate its presence in its area. तो ये एक डायरेक्ट फाइट, रिचुअलिस्टिक कॉम्बैट की एग्जाम्पल है. और वीक को एक्सपेल होना पड़ेगा एंड स्ट्रॉन्गर विल स्टे. Common example of the competition. This type of competition, direct combats, they are happening in every environment. The other type of interspecific competition is indirect competition. Indirect competition में direct fight नहीं है, direct combat नहीं है, लेकिन one individual or a group of individuals, they are exploiting the food resources or the space resources for which they are actually sharing with. They must share with the other individuals, but they are over exploiting it. और over exploitation का result depletion of resources में निकलता है. और ultimately जो exploit कर रहा है और जो exploit हो रहा है, उन दोनों के लिए ही ये situation harmful होती है. For example, in this image we could see that there is a group of bears which are feeding on fish, and this is the mouth of the river. तो ये पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ से फिश को कैच कर रहा है, बिकॉज दिस इज द माउथ, ये नैरो है, यहाँ पे फिश जो है वो जंप करेगी और फूड की अवेलेबिलिटी या उसको कैच करना जो है वो कंपैरेटिवली इजियर है. अब ये तो उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अवेलेबल फूड को प्रेजेंट इन दैट रिवर. अब वो बियर्स जो कि इसके माउथ पे मौजूद नहीं है, बल्कि ये इसके नेक्स्ट ऑनवर्ड कुछ लेंथ के ऊपर, कुछ किलोमीटर्स के ऊपर अपने लिए फिश कैच कर रहे होंगे, वहां पर पहुंचने वाली फिश की क्वांटिटी माउथ के पर मौजूद पॉपुलेशन की ओवर एक्सप्लॉइटेशन के रिजल्ट में कम होना शुरू हो जाती है. तो वो पॉपुलेशन जो कि इस रिवर की पिछली साइड के ऊपर या इसके अपस्ट्रीम पे मौजूद है, वहाँ फूड रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाते हैं. और ये ग्रुप जो कि ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फूड रिसोर्सेज को, अल्टीमेटली इनके लिए भी फूड रिसोर्सेज डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं. तो रिजल्टेंटली वो ग्रुप जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, दोनों ही की फिटनेस उस हैबिटेट में रिड्यूस होना शुरू हो जाती है. इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, that is example of competition for the similar resources between the members of between the individuals belonging to different types of species. So because they are from different species, तो उनकी वहाँ पर एक वैरायटी जो है वहाँ पे नजर आ सकती है उनकी रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन में और उसकी कंजप्शन के अंदर. Because they are from different species, they might have different food resources, they have a variety of food resources, they might compete for different type of space. और मेटिंग के लिए जो मेट्स के लिए एक रिचुअलिस्टिक कॉम्बैट है वो भी यहाँ पर नलिफाई हो जाएगी, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज. इवन देन कि यहाँ पर वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज है, बट स्टिल उस हैबिटेट के, उस एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है. और अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचते हुए ये रिसोर्सेज उस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को फर्दर उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो उस पॉपुलेशन साइज की ग्रोथ को सपोर्ट करना रिड्यूस कर देते हैं. So there is again a logistic population growth curve in case of interspecific competition, and in interspecific competition, these two different populations, they have a negative impact on each other because they are directly impacting the food web, and the food web is the functional unit of any ecosystem. इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की एग्जाम्पल को हम इस वीडियो क्लिप से अंडरस्टैंड करते हैं, जहाँ पे कि टेरिटरी और फूड दोनों के लिए कंपटीशन होता है between fish and octopus. They have to be to defend their living space. An octopus. Inadvertently, it's wandered into the fringe head's territory, and that can't be tolerated. The octopus's impressive jab holds the fringe head at bay. इस वीडियो क्लिप में you observed a direct combat for the territory and for the available food
in case of inter-specific competition. Ultimately, intra-specific competition की तरह यहाँ पर भी जो comparatively weaker animal होगा, that animal will have to escape and the strong will prevail. इसकी एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉम्बैट या डायरेक्ट इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन की और एग्जाम्पल्स जो हैं दैट कुड बी द लायन एंड लेपर्ड्स बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग सेम टाइप ऑफ फूड इन दैट हैबिटेट, सो देयर कुड बी अ डायरेक्ट फाइट, डायरेक्ट कॉम्बैट बिटवीन दीज टू डिफरेंट स्पीशीज. इन डायरेक्ट इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में दो डिफरेंट स्पीशीज एक्सप्लाइट कर रही होती है. जैसे भी हमने इंटरस्पेसिफिक में बेयर की एग्जाम्पल में देखा था, तो यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल है दैट इज एन एफिड स्पीशी विच इज फॉर्डिनिया जियोकिया दैट इज कंज्यूमिंग द फूड रिसोर्सेज, या वी शुड से ओवर कंज्यूमिंग द फूड रिसोर्सेज बिकॉज दे आर स्ट्रोंगर. और उनकी ओवर कंजप्शन के रिजल्ट में दूसरी स्पीशी विच इज फोर्निया फॉर्मिकेरिया उसके लिए फूड रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं. रिजल्टेंटली एफ फॉर्मिकेरिया के इंडिविजुअल्स को, इस पॉपुलेशन को उस हैबिटेट से मूव करना पड़ता है. And it has been observed that 85% population of F. formicaria, they migrate from that habitat to another habitat in search of food. So that is the direct type of interspecific competition and indirect. लेकिन जहाँ पर ये competitions दूसरी स्पीशी को उस एरिया से एक्सपेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन भी अपीयर होता है. दैट फिनोमेनन इज टॉलरेटिंग एंड एडजस्टिंग, बीइंग फ्लेक्सिबल and giving space to other species to survive in the same habitat. For example, these are the examples of warblers. There are 5 different species of warblers which are occupying the same habitat, और उनका जो habitat है वो कुछ spruce tree, pine tree, fir tree हो सकता है, और इसी एक ही tree को वो अपने habitat के तौर पर use करें because they are feeding, they are living there, उसकी space को use करते हैं, they make their nest, they feed on the seeds. तो इस केस में वार्बलर की जो 5 डिफरेंट स्पीशीज हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं अपनी स्पेसिफिक निचेस को. तो ये स्पीशी ए इज ऑक्युपाइंग दैट पार्ट ऑफ या दैट नीच इन दिस ट्री. द अदर स्पीशी व्हिच इज केप मे वार्बलर, दे वुड चूज एन अदर नीच फॉर देमसेल्व्स. द थर्ड स्पीशी दैट वुड चूज द फ्रिंजेस ऑफ द ट्री. फोर्थ स्पीशी दे वुड यूज द फ्रिंज एंड देन द मिडल ऑफ द ट्री. एंड द अदर वन, द फिफ्थ वन, मर्टल वार्बलर्स, सबसे उसका जो बॉटम पार्ट है उस ट्री का उसको एज नीच यूज करते हैं. और इसी 5 डिफरेंट नीचेस को जो कि सेम हैबिटेट में है, दीज 5 स्पीशीज विच आर डिफरेंट, दे आर को एग्जिस्टिंग. सो दिस फिनोमेनन ऑफ को एग्जिस्टेंस इज टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर ईच अदर, and they are feeding in their own niches, they are using the food and space in their own niches, so they are not interfering with those individuals of other species which are occupying the other niche. So this is a beautiful example of coexistence or interspecific interaction without any competition. So friends, हमारी आखिरकार 24 लेक्चर की वीडियो कंप्लीट हो गई है. अब हम इसके एडिटिंग मटेरियल की तरफ चलते हैं. ठीक है, हमने इसके मेरे ख्याल में मैंने इसकी तो डाउनलोड नहीं की थी, प्लीज़ इसकी भी डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, डाउनलोड पे लगा दिए. आई होप डाउनलोड हो जाए. तो जैसे हम पढ़ लेते हैं, एनिमल्स शेयरिंग अ हैबिटेट compete for resources available in it. This competition could be between members of same species, intraspecific, or between 2 or more different species, interspecific. ठीक है, in intraspecific competition, animals of same species have same food resources, space and number of males for which they have to compete. ठीक है, there are 2 types of intraspecific competitions, direct and indirect. Direct competition is where 2 individuals fight with each other for the space or mate or steal food from each other. ठीक है, as a result the weakened individual is expelled from the territory, thus making them vulnerable. ठीक है, indirect competition is the exploitative competition where some members of the species over exploit a common resource which makes it availability difficult for others. ठीक है, interspecific competition is the competition between members of two or more species for a common resource such as food or space, etc. There are 2 types of interspecific competitions. Direct competition is one species directly compete with other species such as fight or
habitat is shared. ठीक है. In this lesson, the student will be able to learn about intraspecific competition, interspecific competition, tolerance and coexistence. ठीक है. अब हम इसके बोनस पॉइंट की तरफ चल जाते हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टीज थैंक्स फॉर टाइम पर होकर डाउनलोड. चले इसको पढ़ लेते हैं. फिर कंपटीशन टॉपिक नंबर 24 है कंपटीशन. एनिमल्स compete for some resources in ecosystem, food, space, water, light, mates. ठीक है. Types of competition: intraspecific between members of the same species, interspecific between members of different species. ठीक है. Intraspecific competition: same choice of resource, limited resources, reduction in fitness of for individuals, follows logistic population growth curve. ठीक है. इसके बाद हमारे पास है types of intraspecific competition. डायरेक्ट में आगे रिजल्ट्स इन फाइटिंग, स्टीलिंग एंड रिचुअलिस्टिक कॉम्बैट्स, एक्सपेलिंग वीक कंपिटिटर्स फ्रॉम टेरिटरी, मेक देम वल्नरेबल. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. इनडायरेक्ट में एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन, वन डिप्लीटिंग आर शेयर्ड रिसोर्स, बोथ सफरिंग अ लॉस इन फिटनेस एज अ रिजल्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेयर्स कैचिंग फिश नियर माउथ ऑफ रिवर. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कंपैरेटिवली, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. ठीक है. ये इसमें यूज़ होती है. ठीक है. उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर. सही हो गया. इसके बाद ये हमने वीडियो देखी. उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आर लायंस एंड लेपर्ड्स और लियोपैड्स. ठीक है. लियोपर्ड्स. सही. इनडायरेक्ट में आ गया है और क्या होता है इनडायरेक्ट में आ गया है एफिड, फोर्टिनी, जियोइका आउट कम्पीट एफ फॉर्मिस्कैरिया. ठीक है. बाय 84%. ठीक है. इसके बाद हमारे पास ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये वो वाली है जो म्यूचुअल जो है वो कम्बिनेशन में रहती हैं. ठीक है. मतलब कि एक दूसरे का ख्याल रखती है, मतलब अननेसेसरी जो लड़ाई है वो नहीं करती. ठीक है. और दोनों इकट्ठे टेरिटरीज शेयर करती हैं. सही हो गया. थैंक्स लॉर्ड. हमारे 24 टॉपिक्स एटलीस्ट कंप्लीट हो गए. अब इसके पोस्ट असेसमेंट कर लेते हैं. पोस्ट असेसमेंट कर लेते हैं हम. सडन स्ट्राइक ऑन नियर बाय प्रे इज नोन एज एम्बुश, बैलिस्टिक इंटरेक्शन, परसूट, प्रेडेशन, एम्बुश. ठीक है. एफिड एफ जियोसिका आउटकम्स एफ फॉर्मिस्कैरिया बाय 85% इन indirect interspecific competition, direct indirect इंटरास्पेसिफिक competition. अच्छा. इंटरस्पेसिफिक indirect interspecific. अच्छा. इसके बाद आगे चल देते हैं हम लोग. ग्रामिनिवर्स include animals which feed on non-grass plants, feed on forbs and leafy weeds, feed on true grass, feed on true grasses. ठीक है. All are correct. यही. थैंक्स लॉर्ड. चलिए जी इसको करते हैं क्रॉस. अब हमारा ये टॉपिक डन हो गया तो हम इसे डन लिख लेते हैं. ठीक है. अब देखते हैं कि अगला टॉपिक आता है कि नहीं. ठीक है. अगला टॉपिक भी जनाब आ रहा है. पता नहीं कितने टॉपिक्स हैं जो अपलोड हो चुके हैं. ये देखें हम कंप्लीट करते जाएंगे और ये आते जाएंगे. ये 1 2. चलिए जी अगले टॉपिक से हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं. तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ. होप आप लोगों को भी फ़ायदा हुआ होगा. तो इस टॉपिक से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.